नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका या तो हम कह लें न्यायपालिका बनाम लेजिस्लेचर का जो बहस छिड़ा हुआ है देश में वो क्या है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या न्यायाधीश देश को चलाएंगे, क्या न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से जाकर बाहर जाकर काम कर रही है, क्या है इसका महत्व देखते हैं अभी, क्या है जुडिशियल ओवररीच, ये सब के मामले में अभी थोड़ा देर में समझेंगे आगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड, कहाँ से क्या ये शुरू हुआ है, कैसे कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका ऐतिहासिक परिदृश्य। शुरू हुआ था ये मामला तमिलनाडु सरकार बनाम भारतीय संघवाद से, जब तमिलनाडु सरकार कुछ बिल्स पास करती है और कायदे से विधानसभा द्वारा या तो विधानमंडल द्वारा पारित बिल गवर्नर के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए थी, लेकिन गवर्नर उसको स्वीकृति प्रदान नहीं किया या और कुछ कुछ बिल को राष्ट्रपति के तहत आरक्षित में भेज दिया। वहीं से ये मामला शुरू होती है। जैसे कि नीट का एक मामला था, सरकार चाह रही थी कि नीट जो होता है उसके मामले से हम अपने देश में अपने राज्य में भर्ती नहीं करेंगे, डॉक्टरों को नहीं पढ़ाएंगे, हम अपने अलग एक तरह से बनाएंगे जो कि तमिल में होगा। ये तो जानते ही हैं कि तमिलनाडु में आजकल भाषा विवाद बहुत चल रहा है, जो कि एक पॉलिटिक्स का आयाम है और वैसा कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स में और कुछ नहीं सूझेगा तो कुछ ना कुछ करेंगे व्यक्ति। तो राज्य विधायकों पर राज्यपाल की शक्ति देखते कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान इससे संबंधित है। सबसे पहला अनुच्छेद 200, राज्य विधानमंडल या विधानसभा द्वारा पारित कानून पर स्वीकृति दे सकता है कौन? गवर्नर। ये अनुच्छेद 200 में लिखा हुआ है। उसके बाद इसी अनुच्छेद 200 के तहत सब क्लॉज के तहत क्या क्या शक्तियां हैं उसके पास? राष्ट्रपति के पास वो विधेयक को आरक्षित कर सकता है, भेज देगा राष्ट्रपति के पास, या तो वो सदन के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये तीन प्रकार के प्रावधान अनुच्छेद 200 के तहत गवर्नर को प्राप्त है, राज्यपाल को प्राप्त है, राज्य विधेयक को। आगे देखते हैं अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 200 में गवर्नर को प्राप्त था, अनुच्छेद 201 के तहत अब ये राष्ट्रपति या तो उसको स्वीकृति दे सकता है या तो नहीं भी दे सकते हैं, और राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानमंडल को वो वापस लौटा सकते हैं। तो अनुच्छेद 200 में तीन स्वीकृति था राज्यपाल के पास, या तो वो विधेयक को पास करेगा या तो नहीं करेगा, दूसरा राष्ट्रपति को आरक्षित कर देगा, भेज देगा, और उसके बाद या तो कर सकता है विधानमंडल को वापस लौटा देगा। जहां जहां विधानमंडल है वहां विधानमंडल, और जहां विधानसभा है वहां विधानसभा को वो वापस लौटा देगा। यानी जहां विधान परिषद नहीं है वहां विधानसभा को वापस लौटा देगा। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास जो बिल आ रहा है वो राष्ट्रपति क्या करेगा, या तो उसको अपना स्वीकृति देगा या तो नहीं देगा, और दूसरा क्या कर सकता है, उसी राज्यपाल के माध्यम से ही वो बिल को क्या करेगा, वापस लौटा देगा विधानसभा को। तो ये दो स्थितियां बनती है। उसके बाद फिर आता है कि राज्यपाल के बाद उपलब्ध विकल्प क्या है राज्यपाल के पास? राज्यपाल के पास उपलब्ध विकल्प है सहमति या पुनर्विचार। सहमति दे देगा या पुनर्विचार के लिए भेज देगा, राष्ट्रपति को आरक्षित करेगा, जो कि अनुच्छेद 200 के माध्यम से अभी हमने सीखा। अब बात आती है कि आखिर राज्यपाल ऐसा क्यों करेगा, किस आधार पर करेगा, संविधान उसको कौन सी शक्ति देती है जिसके आधार पर वो करेगा। तब देखिए क्या क्या आता है। पहला तो उसका कारण है कि अगर संविधान के प्रावधानों के खिलाफ की स्थिति में हो, तब कोई ऐसा बिल बनाए जो कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, उस स्थिति में राज्यपाल यह कदम उठा सकता है। दूसरा, अगर मौजूदा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधानों का विरोध करता हो, तब देश के व्यापक हित के खिलाफ हो, तो अगर देश के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होगा तब, नेशनल इंटरेस्ट बहुत ही मायने रखेगा, गंभीर राष्ट्रीय महत्व का हो तब आप खुद नहीं करेगा, वो राज्यपाल राष्ट्रपति को आरक्षित कर देगा। संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, तब राज्यपाल के पास अस्वीकृत करने की शक्ति है, लेकिन वो राज्य की सदन का अपमान होगा। वो खुद अस्वीकृत नहीं करेगा, वो जाकर के किसको आरक्षित कर देगा, राष्ट्रपति को। नहीं तो राष्ट्र माना जाता है ऐसा कि उस राज्य के सदन का ये अपमान है। अब इस पर मामला फंसा जब सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया तब, और यहीं से सारी विवाद की जड़ें शुरू हुई। सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया तो अनुच्छेद 200 के तहत जो प्रावधान है उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें कोई टाइमलाइन का बाउंडेशन अनुच्छेद संविधान में नहीं है, उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि जितना जल्दी हो सके
उतना जल्दी बिल पर सहमति या तो असहमति या तो पुनर्विचार के लिए लौटा देना चाहना चाहिए। ये है संविधान में वर्णित प्रावधान, जितना जल्दी हो सके, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितना जल्दी हो सके में लोग बिल पर बैठ जाते हैं। इसी को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अब हम 3 महीने का आपको समय देते हैं। जितना जल्दी हो सके उससे अर्थ होता है हम 3 महीने का। 3 महीने के संदर्भ में आप देखिए, 3 महीने का आपको समय देते हैं। 3 माह के भीतर स्वीकृति प्रदान न करने की स्थिति में राज्य परमादेश की मांग कर सकता है। और दूसरी बात बोला कि बिल को पारित मान लिया जाएगा। 2 कि अगर 3 महीने के भीतर नहीं देते हैं तो बिल को पारित मान लिया जाएगा, और या तो राज्य क्या करेगा, परमादेश की मांग करेगा। ठीक है। अनुच्छेद, अब ये संविधान को जो सर्वोच्च न्यायालय उसको किस अनुच्छेद के तहत ये शक्तियां मिली है, अनुच्छेद 143 के तहत अंतर्गत यदि राज्यपाल किसी विधेयक को असंवैधानिकता के आधार पर आरक्षित करते हैं तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेनी चाहिए। ऐसे सर्वोच्च न्यायालय से सलाह नहीं भी ले सकता राष्ट्रपति, लेकिन ये लेना उनके ही हित के लिए बढ़िया होगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो संविधान के प्रोटेक्टर के रूप में शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल मात्र 2 ऐसे एंटिटीज हैं जो कि संविधान के प्रोटेक्टर के रूप में शपथ लेते हैं, और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो है वो संविधान के इंटरप्रेटर के रूप में शपथ लेते हैं। दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, और यहीं से फिर सब सारी व्यथाएं जो है सारी शुरू हुई है। ये सब शुरू हुआ है बेसिकली इन सब चीजों पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी का एक स्टेटमेंट आता है जो कि बोल्ड स्टेटमेंट के रूप में देखा गया, और उसी पर जाकर बहस छिड़ा। और उसके बाद फिर निशिकांत दुबे जो कि एक बीजेपी के मेंबर हैं, उनके द्वारा भी बयान आता है, और इन 2 बयानों के बाद से बातें उठनी शुरू होती है और फिर ये मुद्दे गरमाती है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल यदि किसी राज्य का विधेयक को पुनः पारित कर दिया जाए तो उसे स्वीकृति देना अनिवार्य होता है, परंतु राष्ट्रपति पर ऐसा कोई संवैधानिक बंधन नहीं है, जैसा कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। 200 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया था ना कि वो जितना जल्दी हो सके बिल की स्वीकृति देगा, लेकिन वो राज्यपाल पर बाधित है, राष्ट्रपति पर बाधित नहीं है, ऐसा मानना है। ठीक है। मैं मानना है कि पहला बार में मानिए कि आप साथी को आप भी पढ़े होंगे बिल के बारे में कि पहला बार अगर वो पुनर्विचार के लिए भेजता है और दोबारा संसद चाहे तो बिना कोई संशोधन किए या तो उसमें संशोधन करके बिल को जब वापस राज्यपाल के पास भेजेगा तो राज्यपाल की बनती है, उनका एक मॉरल ड्यूटी बनता है कि उसको वो एक्सेप्ट करेंगे और बिल पर सहमति देंगे। ये उन पर कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन है। अब ऐसा क्यों है, राष्ट्रपति के ऊपर क्यों नहीं, इसका कारण यह है कि अनुच्छेद 201 केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में लागू होता है जब किसी राज्य विधान की राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। अब यही मामला चला था नीट वाला में। नीट वाला में मामला चला था क्योंकि नीट एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जिसके तहत पूरे देश में एक एग्जाम होता है, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम हो रहा है, जहां से भविष्य के डॉक्टर हेतु नामांकन की व्यवस्था की जा रही है, एंट्रेंस टेस्ट की व्यवस्था की जा रही है। वैसे में अगर एक राज्य चाहे कि हम एक सेपरेट एग्जामिनेशन सिस्टम को लाएंगे और अलग तरीके से हम अपने यहाँ के डॉक्टरों को बनाएंगे, तब वो नेशन इंटरेस्ट पर खतरा की मामला है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ने की मामला है। इसलिए जो गवर्नर थे उस बिल पर चुप्पी साध लिए थे, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप मिल गया। अगला पॉइंट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में जारी कार्यालय ज्ञापनों यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम्स का उल्लेख किया, जिसमें राष्ट्रपति के पास आरक्षित राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने हेतु 3 माह की समय सीमा निर्धारित की गई थी। ये गृह मंत्रालय के द्वारा 2016 में एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें ऐसी बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी का हवाला दिया है कि चूंकि इसमें ऐसा किया गया है तो मान लीजिए कि ये सरकार भी चाहती है और कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन भी है, तो हम भी ऐसा आपको आदेश दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल यदि किसी राज्य विधेयक को पुनः पारित करे तो स्वीकृति देना सेम है। न्यायालय ने सरकारिया आयोग वर्ष 1998 और पुंछी आयोग वर्ष 2010 की सिफारिशों का भी हवाला दिया, जिनमें दोनों के आरक्षित विधेयकों पर समयबद्ध निर्णय लिए जाने की सिफारिश की थी। कौन कौन से हैं, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग।
ये दोनों आयोग जो है या तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेंस के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। मेंस में अगर ऐसा प्रश्न ये टॉपिक से प्रश्न पूछा, वो भी करंट के सेक्शन में, तब ये इंपॉर्टेंट होगा दोनों आयोग। इसका नाम वैसे भी आप याद रख लेंगे, सरकारी आयोग और पूंजी आयोग। इसका कारण यह है कि अनुच्छेद 201 केवल अपराधात्मक परिस्थितियों में लागू होता है। अब देखिए राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति को लेकर के जो जो बात की गई थी, वो बात के पीछे क्या क्या उसका बैकग्राउंड है। एस आर बोमई बनाम भारत संघ 1994 का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के अधीन है और इसे मनमाने ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। जो क्या प्रेसिडेंट रूल जो लगता है, उस पर ये किया था। ये सब क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि क्वेश्चन अराइज हुआ है कि क्या सीजेआई या तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी राष्ट्रपति को डायरेक्ट कर सकता है, यानी राष्ट्रपति को कोई आदेश दे सकता है, उस पर परमादेश लागू कर सकता है। तब ये सारे मामले उठकर आ रहे हैं कि एस आर बोमई बनाम भारत संघ में मामला में कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है, और अगर कोई न्यायिक समीक्षा के अधीन है तब वो जुडिशियरी के अकाउंटेबिलिटी के पार्ट होगा। उसके बाद एक और हवाला दिया गया केहर सिंह बनाम भारत संघ 1988 का। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। जो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है वो न्यायपालिका से स्वतंत्र है, न्यायपालिका इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। हालांकि प्रक्रियागत निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसकी समीक्षा की जा सकती है कि सच में जो व्यक्ति को माफ किया गया है, जिनको क्षमादान दिया गया, वो व्यक्ति क्षमा के लायक था या कोई राजनीतिक प्रेरित होकर के ऐसा किया गया है। जिसमें निर्णय के गुण दोष के स्थान पर संवैधानिक सिद्धांतों और प्रक्रियागत आवश्यकताओं के पालन पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल था, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है जो किया गया है, जो इनको क्षमा किया गया। आरसी कपूर बनाम भारत संघ 1970। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि अध्यादेश की आवश्यकता के संबंध में राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है और उसे चुनौती दी जा सकती है। जैसे कि आपने एक सुना होगा अनुच्छेद 123, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। उसमें राष्ट्रपति अगर सदन कार्य नहीं कर रहा हो और किसी देश में किसी मामले पर या तो देश में किसी मुद्दे पर तत्काल प्रभाव से किसी कानून की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी करके उस कानून को नोटिफाई कर सकता है। हालांकि सदन चलने पर 6 महीने के भीतर उस कानून को पारित करा लेना आवश्यक होगी। तो इस अध्यादेश के बारे में कहा कि चूंकि आप अध्यादेश जारी कर रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर बेस्ड होगा, तो इसलिए हम अध्यादेश को भी न्यायिक समीक्षा में रखेंगे, वो भी न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। इसने यह भी निर्णय दिया कि अध्यादेश भी संसद के अधिनियम के समान ही संवैधानिक सीमाओं के अधीन है, क्योंकि अध्यादेश भी जो जारी हो रहा है वो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत ही जारी हो रहा है, तथा वह भी किसी न किसी व्यक्ति के मूल अधिकार या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर सकता है। तो इस मामले में हम उसको भी न्यायिक समीक्षा करके देखेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन ना हो या तो कोई अन्य संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन ना हो। तो ये सारी बातें थी राष्ट्रपति के संबंध में। राज्यपाल के संबंध में क्या है? एस आर बोमई बनाम भारत संघ 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति शासन के लिए राज्यपाल की सिफारिश न्यायिक समीक्षा के अधीन है और इसे मनमाने ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। अगर आप राष्ट्रपति शासन पढ़े हैं तो आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन हेतु जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाना है, उस राज्य के गवर्नर द्वारा और उसके म्युनिसिपल यानी कि क्या बोले उसको, कैबिनेट कह सकते हैं, कैबिनेट सदस्यों की सिफारिश होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए। ये दोनों पर ही राष्ट्रपति शासन को लगाया जाएगा। पहला बार जब राष्ट्रपति इंपोज हुआ था आपातकाल, उसके बाद ये निर्णय आया था कि इसको लगाना चाहिए, वो भी कैबिनेट मिशन के सदस्यों के बाद। जनता पार्टी की जब सरकार आई थी तब उन्होंने ऐसे प्रावधान को शामिल किया था कि जब तक कैबिनेट का सिफारिश ना हो तब तक हम राष्ट्रपति शासन को इंपोज नहीं किया जा सकता, मनमानी ढंग से आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। तो ये तो है न्यायिक समीक्षा के अधीन दोनों आ गया। अगर राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करता है वो भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है। उसके बाद राष्ट्रपति अगर अथी लगा रहा है, राष्ट्रपति शासन लगा रहा है किसी भी राज्य में, वो भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हुआ है कि नहीं, सारे संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया गया है कि नहीं।
सारे चरणों का पालन किया गया है कि नहीं। उसी प्रकार से गवर्नर का भी है कि गवर्नर अगर कोई अध्यादेश जारी कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है ना कि अगर कोई राज्य में केंद्र की सरकार अब नहीं हो, जैसा कि जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर आपातकाल, तब उन्होंने 9 राज्यों के जो अति थे, 9 राज्यों की जो सरकार थी उसको इन्होंने गिरा दिया था, उनको खत्म कर दिया था, सिर्फ ये कहकर कि चूंकि आपका सेंटर में आपका सरकार नहीं है, इसलिए आप राज्य में सरकार चलाने के काबिल नहीं है। तो धीरे धीरे इन गलतियों पर नजर डालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाना शुरू किया और जुडिशरी ने ये फिर निकाला कि ऐसा दोबारा ऐसे मामले में सुनिश्चित ना हो, राज्य सरकार की अपनी अस्तित्व है, इसलिए इस तरह के बयान और इस तरह के प्रति को फैसला को सुनाया गया था कि अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन जो लगाने के लिए राज्यपाल जो प्रति कर रहा है, सिफारिश भेज रहा है, वो सिफारिश के पीछे कोई जेन्युइन रीजन है या तो नहीं है उस मामले में। तो ये तो हो गया एसआर बोम्बे बनाम भारत संघ मामला में। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए, सिवाय उन परिस्थितियों में जहां संविधान राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की अपेक्षा करता है। उसके बाद एक मामला है रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा के विघटन को असंवैधानिक घोषित किया तथा इस बात पर बल दिया कि राज्यपाल की शक्तियां निरपेक्ष नहीं है, वो भी बंधा हुआ है तथा उनका प्रयोग संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए, अपने मन से कुछ भी पालन नहीं कर देंगे। इस निर्णय ने कार्यकारी कानून में नागरिकों की समस्या के महत्व को पुनः रेखांकित किया है। जुडिशियल रिव्यू, अब यहीं पर कॉन्सेप्ट आती है जुडिशियल ओवररीच। क्या है जुडिशियल ओवररीच? संविधान यानी कि न्यायिक समीक्षा का जो दायरा है, अगर उस दायरे से बाहर जाकर, न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर जाकर अगर सुप्रीम कोर्ट काम करती है, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है, कोई परमादेश देती है, जारी करती है, तब उसको कहा जाता है जुडिशियल ओवररीच। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अगर कोई काम करती है, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने समझा डिटेल्स वे में कि मामला क्या था। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि इसका बैकग्राउंड क्या था। उसके बाद हम लोगों ने यह भी देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इसके अकॉर्डिंग, इसके रिस्पेक्ट में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य कौन कौन से जजमेंट इसके अकॉर्डिंग में है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या आखिर मामला था। तो वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि हमारे देश में पावर जो है, गवर्नमेंट है, उसके 3 अंग है। आपने देखा गवर्नमेंट का 3 अंग है। एक है लेजिस्लेचर, एक है एक्सिक्यूटिव, एक है जुडिशियरी। तीनों का अपना एरियाज है वर्क करने का। लेजिस्लेचर कानून विधि का निर्माता है, ये कानून को इंपोजिशन करवाता है, पालन करवाता है, और ये उस कानून के वैधता को चेक करता है। ये तीनों का काम है। अब तीनों अगर एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करने लगे, तीनों के काम सेपरेट हैं, तीनों एक दूसरे पर बाउंडेशन नहीं करता। हालांकि ऐसा है कि लेजिस्लेचर इस मामले में आगे ना निकल जाए या तो ये तानाशाह ना हो जाए, इसलिए जुडिशियल रिव्यू नाम का कॉन्सेप्ट भी है कि अगर कोई कानून बना दे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बाहर हो या तो किसी के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा हो, तब इसके पास एक पावर दिया गया जुडिशरी के पास कि आप एक चेक एंड बैलेंस करेंगे और उसके कानून के संवैधानिकता को देखेंगे, उसको जज करेंगे। इसी प्रकार से अगर कोई जज मनमानी करने लगे तो उस पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है, ताकि पावर जो है चेक एंड बैलेंस रहे, किसी को एक दूसरे में ज्यादा कोई तानाशाह वाला कार्य ना करे। अब मामला आती है कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके, और जल्द से जल्द का उल्लेख है, कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है। तो हु इज सीजेआई और हु इज द जजेस टू डायरेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राष्ट्र का हेड होता है, किसी राष्ट्र का हेड है ये।
कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है ये, कॉन्स्टिट्यूशन का डिफेंडर है ये, प्रोटेक्टर है ये, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिजर्वर है ये। उसके बाद अगर कोई इनको ही संवैधानिक प्रावधानों से आगे जाकर अगर बांध दे, वो भी कंप्लीट जस्टिस के नाम से, तब दिक्कत होगी। अनुच्छेद 142। तो इन पर क्या कहना था बीपी साहब का, यानी वाइस प्रेसिडेंट साहब का? उनका कहना है कि देखिए, दो शपथ लिया जाता है। एक लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उनके अपॉइंटीज यानी कि गवर्नर। वो क्या शपथ लेते हैं भाई? वो शपथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने का, और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का। ये शपथ जो है सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर्स के द्वारा लिया जाता है। उसके अलावा जो मिनिस्टर्स हो गए हैं, पार्लियामेंट्रियन हो गए हैं, जजेस हो गए हैं, और कोई व्यक्ति हैं जो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, वो शपथ लेते हैं एबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे रहने का, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही अपने कार्यों का, अपने दायित्वों का पालन करने का। दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में अबाइड, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कार्यों का पालन करेगा, वो डायरेक्ट कर रहा है उस व्यक्ति को जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर है, डिफेंडर और प्रिजर्वर। ऐसे मामलों में बहस तो छिड़नी आवश्यक थी। और इसके पीछे क्या दलील है? इसके पीछे दलील है, राष्ट्राध्यक्ष को कौन दे रहा है? राष्ट्राध्यक्ष को अब डायरेक्ट भी कौन कर रहा है? जो खुद एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जज नहीं बने। आप चाहे तो इस बात को अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं, जो कि एक नई बात होगी। जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जज नहीं बने हैं, एनजेएसी को लाया गया जब, तब ये संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत ही था। फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज क्यों किया, किस आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया, ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने ही जो उनके फैसले हैं, अपने ही फैसलों को वो हमेशा अति करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, वो अपने फैसले को बदलते रहते हैं। क्यों? एक ही कानून है, एक कानून को समझने में एक व्यक्ति को कुछ और लग रहा है, दूसरे व्यक्ति को कुछ और लग रहा है। ये सब तो एक बातें हो गई। तो क्या होना चाहिए? जजेस में कौन बैठे हुए हैं जो डायरेक्ट कर रहे हैं, जो अपने अति से सुपर पार्लियामेंट की जो बातें चल रही है, यानी कि जो कानून बनाने का कोशिश कर रहे हैं। कैसे कोशिश कर रहे हैं? 3 मंथ का वाइडेशन आपने किसको पूछने के ऊपर किया? जब संविधान में वो मौजूद नहीं है, तो आप कौन होते हैं बनाने वाले? गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन से तो आप कानून नहीं बना सकते, क्योंकि गृह मंत्रालय पूरा संसद का कार्य तो नहीं कर रही है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जब कानून बनाने का कार्य लेजिस्लेचर का है, तो आप वहां पर हाथ क्यों डाल रहे हैं? लेजिस्लेचर को आप डायरेक्ट कर सकते थे कि आप ऐसे प्रावधान को बनाइए, जो कि बहुत बार सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, क्योंकि कानून बनाने की शक्ति आपके पास नहीं है। और इसी को कहा जाएगा जुडिशियल ओवररीच, क्योंकि आपने अपने क्षेत्र से, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपने फैसले को सुनाया है, और वो भी प्रेसिडेंट को। दूसरी बात, एक्सिक्यूटिव का भी काम आप ही कर रहे हैं, जांच पड़ताल। हाल ही में एक जजेस के घर में पैसा मिला, उनको ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट। ट्रांसफर क्यों किया गया? इलाहाबाद हाईकोर्ट बार काउंसिल का कहना था कि क्या हम ट्रेस कैन है, जो जितना भी ट्रेस निकल रहा है सबको मेरे पास भेजते जा रहे हो। ट्रांसफर क्यों किया गया? उसके बाद से जो पैसा मिला, जो पूरा मामला है, उसको अगर देखा जाए, उसकी जांच पड़ताल कौन कर रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट। हु आर यू जांच पड़ताल करने वाले? एक्सिक्यूटिव बॉडी नहीं है हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर जब एक्सिक्यूटिव बॉडी है, तो एक्सिक्यूटिव बॉडी को उसका कार्य करना चाहिए। आप उसको डायरेक्ट कर दें। आप क्यों इस जांच पड़ताल में जुट गए? जांच पड़ताल आप करेंगे, नए विधि का निर्माण आप करेंगे। कौन है आप? सुपर पार्लियामेंट बनने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट में 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तीनों के मिल करके जो कानून बनकर जा रहा है, उसमें आप
दखल अंदाजी कर रहे हैं वो भी फालतू में, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर भी। तो ऐसे मामलों में सवाल उठना वाजिब है, और हो सकता है कि आगे चलकर आपको जुडिशियरी जो पार्ट है उसके स्ट्रक्चर में आपको कोई संशोधन देखने को मिले, वो भी मैं इसी जिसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि जजेस को अपॉइंट करना और उनकी नियुक्ति करने में कॉलेजियम सिस्टम के आना आवश्यक है। एनजेसी जिस तरह से जुडिशियरी में अभी दिख रही है, एनजेसी बहुत आवश्यक है। आशा करते हैं आज के सारे चीजों को आप समझ गए होंगे और अच्छे समझाने में कामयाब रहे। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कुछ वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे, हाल ही में बीपीएससी मेंस का एग्जाम हुआ है, तो मेंस के कुछ पेपर को देखेंगे कहाँ से आया, कैसे हमें बनानी चाहिए, कैसे आगे की रणनीति हमारी होनी चाहिए उसे टैकल डाउन करने के लिए। हालांकि इतना हार्ड नहीं गया है, GS2 हार्ड रहने वाला है, उसके बारे में कल एग्जाम होगा तो देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़ने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।